जीवन के अंदर साथियों प्रयास यह कीजिए आप कि आपकी वजह से किसी न किसी के जीवन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा हो रहा हो, या फिर यूं कहूं मैं, कुछ न कुछ किसी के हितार्थ है जो कार्य करते रहिए, आपके साथ अवश्य ही है जो अच्छा होगा। और वही काम हम कर रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से है जो पाठ्यक्रम आपको करवाया जा रहा है, जो जितना मुझे समय मिल रहा है, जो भी नए टॉपिक वगैरह हैं सारे, साथ ही साथ जो रीट की तैयारी करने वाले हैं मेरे साथी, उनके लिए वीडियोज बहुत पहले से हैं, प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और ग्रेड फर्स्ट की और सेकंड की मैंने दोनों प्लेलिस्ट भी अलग अलग कर दी है। जो जो जैसे जैसे टॉपिक बनते जा रहे हैं वो उन प्लेलिस्ट में मैं ऐड है जो करते जा रहा हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर नया टॉपिक जुड़ा है, कहानी यही सच है, यही सच है, जो कहानी जुड़ी है मन्नू भंडारी जी की, उसको आज हम देखेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक किया करें आप हमेशा जब भी देखें, सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, स्टेटस भी लगाया करें, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो मेरा, जिसका नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 6000 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, 6200-6300 हो गए होंगे, 6000 से अधिक लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सूचना वगैरह सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की वन लाइनर रूप में, तथ्यात्मक रूप से बहुत बेहतरीन हस्तलिखित पीडीएफ तैयार की है, जिसको भी लेना है वो आप टेलीग्राम से सूचना जो उसकी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम यही सच है कहानी जो है मन्नू भंडारी जी की, उसको। सबसे पहले तो जो अपने ये मन्नू भंडारी जी हैं इनका परिचय देख लेते हैं, क्योंकि परिचय से भी सवाल है जो यकीनन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, देखिए जन्म होता है, आप नोट करते चलिएगा, और इनकी पीडीएफ, कफन की पीडीएफ, पुरस्कार की पीडीएफ और इस यही सच है इस कहानी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर आज उपलब्ध करवा दूंगा। यही सच है कहानी। जन्म होता है मन्नू भंडारी जी का 1931 में। कब होता है जन्म? जन्म होता है 1931 में। ठीक है, ये हिंदी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार हैं। क्या है ये? कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं, आधुनिक। ठीक है, ये हो गई बात। आगे हम बात करें इनके विषय में, तो इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों ही विधाओं में जो विशेष तौर से है जो कलम चलाई है। और इनका जो एक राजेंद्र यादव साहब के साथ, राजेंद्र यादव कौन थे कमेंट करके बताना आपको पता है तो, नहीं तो थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको। राजेंद्र यादव साहब थे, उनके साथ में इन्होंने उपन्यास लिखा था एक, क्या? 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था 1 इंच उपन्यास। तो इनका ध्यान में रखिएगा, उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या था? पढ़े लिखे और आधुनिकता पसंद जो लोग हैं उनकी दुख भरी जो प्रेम गाथा है जो रही थी। ठीक है, इसके अगर विषय में पूछे, इसके अतिरिक्त इनका उपन्यास आता है एक आपका बंटी। क्या आता है? आपका बंटी। आपका जो बंटी है इसके अंदर क्या था? विवाह टूटने की जो त्रासदी है, विवाह टूटने की जो त्रासदी में जो घुटते रहते हैं, उस एक बच्चे को केंद्रीय विषय जो बनाकर ये आपका बंटी जो लिखा गया था। ठीक है, महाभोज भी इन्होंने लिखा, महाभोज उपन्यास। तो 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी और महाभोज। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? यही सच है। यही सच है जो कृति है इनकी, इसके ऊपर कौन सी फिल्म बनी थी? इस कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी, यानी बहुत प्रसिद्ध रही थी। तो यही सच है, इसके ऊपर कौन सी फिल्म बनी थी? इसके ऊपर बनी थी रजनीगंधा। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है साहब। यही सच है कृति पर आधारित फिल्म कौन सी है? रजनीगंधा, जो बहुत प्रचलित रही। ठीक है, और हम बात करें इनके विषय में, और हम बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा यूँ तो, लेकिन आपका बंटी देख लिया हमने और 1 इंच मुस्कान देख लिया। 1 इंच आपका बंटी का समय देख लेना आप, 1971। आपके बंटी के समय की बात करें तो 1971, और 1 इंच मुस्कान का 1962। ठीक है,
और जो रजनीगंधा फिल्म थी इसको 1974 में रजनीगंधा फिल्म को साहब हिंदी की 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी है जो मिला था। इनकी और बहुत सारी कहानी संग्रह है जिसमें एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, इस तरीके और उपन्यासों में आपने देख लिया आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, एक इनका स्वामी और कलवा भी उपन्यास देखने को मिलता है। पटकथाएं, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत सारी लिखी, रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण। नाटकों में बिना दीवारों का घर नाटक बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका, और महाभोज का भी नाट्य रूपांतरण हुआ था 1983 में, बिना दीवारों का घर नाटक। मनु भंडारी की परिचय के बारे में एक चीज़ ये पूछी जा सकती है आपसे, पहले पाठों क्लासेज में मैंने इनका परिचय और विस्तार से बताया था। जो माफ़ करें, इनकी आत्मकथा है, मनु भंडारी की जो आत्मकथा है वो है एक कहानी ये भी। आत्मकथा किस शीर्षक से है? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा देखने को मिलती है। और प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ। चलिए साहब, पुरस्कारों में बात करें तो महाभोज के लिए इनको 1980-81 के लिए उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वो पुरस्कार मिला इनको। और साथ में बात करें तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। वहीं हिंदी अकादमी दिल्ली का शलाका सम्मान भी इनको मिला। और बात करें तो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भी का भवभूति अलंकरण से भी ये नवाजे गए। तो ये तमाम चीज़ें थी इनके परिचय के विषय में। अब हम जो कहानी है इसके ऊपर है जो आते हैं साहब। देखिए, इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से सबको और कहानी के ऊपर आते हैं। और इस कहानी का जो पूरा कलेवर है वो अगर आपको मैं बताऊं तो इस कहानी में क्या है साहब, इस कहानी में जो इस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी वो बहुत चर्चित रही। तो इस कहानी में है क्या कि घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से मुक्त दो पुरुषों के प्रेम में डूबी स्त्री मन की, दो पुरुषों के प्रेम में डूबी स्त्री मन की जो आंतरिक उहापोह है ना, जो द्वंद्व है अंदर वाला, उसको अभिव्यक्त करती है ये कहानी, ठीक है। और कहानी स्त्री मनोविज्ञान को पहली बार बारीकी से सामने लाती। स्त्री मनोविज्ञान, स्त्री के मन का जो विज्ञान है, मन की जो बातें हैं, दो पुरुषों के प्रेम में जो डूब जाती है, फिर उसके बाद में जो द्वंद्व है उसके अंदर स्थापित होता है उसके मन में, वो चीज़ है जो इस कहानी में देखने को मिलेगी। कहानी बड़ी ही रोचक है, आपको यकीनन मुझसे पढ़कर, मुझसे सुनकर अच्छा लगेगा। और ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना कैसी लगी। चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी को। कि सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो पहली बात, ये पहली पंक्ति ध्यान में रखना, सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई। किस कहानी की है ये? तो यही सच है। इसकी कई बार पहली पंक्ति देकर है जो सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ, घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी पता नहीं, कि 1 घंटा हो गया खड़े खड़े मुझे और संजय का तो पता ही नहीं। यहाँ पर झुंझलाती सी, बिल्कुल झुंझलाहट के साथ मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही मैं, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। मन नहीं करता फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? तो यहाँ पर ध्यान में रखना, नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? तो किसने दिया था समय? किसके लिए बोल रही है? संजय को। फिर ये कोई आज की बात थोड़ी है, हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके ये जो आता है वो करती रहती है, ऐसी सोचती रहती है। और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने है जो लग जाती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। उसके इंतज़ार में इतनी व्याकुल हो जाती है किसी और काम में जो मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता? वह
क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। वह सवाल बन जाएगा, देखिए साहब, वह क्यों नहीं समझता। यहाँ पर वह कौन है? वह यहाँ पर संजय के लिए आया है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? उसे किसे? अपने महोदय को। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का जो उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर्दा जैसे हिलता है दिल की धड़कन बढ़ जाती कि आ गया है वो, और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया, वह आया। तो देखिए, प्यार प्रेम में जब पड़ जाता है तो ऐसी फीलिंग आती है। और पुराने ज़माने वालों में तो फिर थोड़ा सा कल्पना का पुट देके इस तरीके से इनको रच दिया गया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। पीछे आना मतलब बाद में आना, मैं रूखाई से जवाब देती हूँ। किसको? मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची को। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब जब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट 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 खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। जबरदस्ती पुस्तक में केंद्रित कर लेती है ध्यान। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? बहुत नाराज हो? किसका कथन है? तो साहब ध्यान में रखिएगा, किसका? संजय का। किसका कथन है? संजय का। बहुत नाराज हो, संजय का कथन है, पूछा जा सकता है। रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? मुझे क्या करना है नाराज होकर? रूखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनको उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार है जो दिखलाएगा। पहले समय पर आएगा नहीं, फिर लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, संजय किसके फूल लाता है? रजनीगंधा के। फूल सजाने में वह कितना कुशल है, कितना पारंगत है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में है जो लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं, ये फूल यहाँ पर कौन से? रजनीगंधा के फूल। पहली बात तो ये सवाल बन जाएगा। दूसरा, संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा क्या रखना है? रजनीगंधा के फूल ध्यान में रखना है। आगे देखिए। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी, व्याकुल थी, उत्साहित थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही है जो भूल गई मैं। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए।
तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? बुलाओ कहाँ से? कलकत्ता से। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, कहाँ? कलकत्ता से। किसका कथन है? संजय पूछता है, ये संजय का कथन है। और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। कौन? दीपा को बोलता है कि दीपा मज़ा आ जाए, हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। आप समझ रहे हो कि हम सड़क पर हैं, नहीं तो अगर कहीं और होते तो आवेश में आकर कुछ हरकत है जो कर डाली होती। वो इतना प्रसन्न हो रहा था। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही है जो करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। तुम्हारे ख्याल ने यानी दीपा। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शाम में कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर है जो जा बैठ जाते हैं, ऊपर टेकड़ी पर, ऊंचाई वाले हिस्से पर। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात है जो सुनाता है, और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या है जो पूछते होंगे, मेरे लिए तो ये पहला ही मौका है। पता नहीं क्या क्या सवाल पूछते हैं, कैसे पूछते होंगे, मेरे लिए तो ये क्या है, पहला ही मौका कलकत्ता के इंटरव्यू वाला। वह खिलखिलाकर है जो हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। प्यार से मारते ना गाल पे, हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस जो डलवाना, जाकर थोड़ा सा सिफारिश लगवाना कि ये यहाँ से आए हैं, थोड़ा पटाना। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तो कलकत्ता में वो किसको जानती दीपा? केवल इरा को जानती है। नहीं जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, ऐसा है सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर जो पूछता है, निश्चित भी तो वही है। कौन? कि निश्चित भी तो वही है होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जो जवाब देती हूँ, बिल्कुल क्रोध में, कि निश्चित है मुझे क्या करना है। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात है जो कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है कि कुछ नहीं करना, और मैं भभक पड़ती हूँ, भड़क जाती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है साहब, उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। तो ये किसको कहती है? संजय को कहती है। और उसे यहाँ पर कौन है? उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उसे यहाँ पर कौन है? उसे यहाँ पर अपने साहब है निश्चित महोदय। कौन ऊपर नाम आया ना यहाँ पर? निश्चित महोदय। ये है यहाँ पर उसे। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। वह कौन? संजय। मैं झपट कर हाथ है जो हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ये जो कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो, पर है तो रास्ता ही फिर कानपुर जैसी जगह कौन सी? कानपुर की बात है। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं। बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है,
यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। कोई आदमी बिल्कुल पास से निकल धीरे धीरे दूर जाता 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 वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लग जाता है, लुप्त हो जाता है एक तरीके से। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के, खोई खोई सी। फिर आकर जो पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती है। ये प्रेम का नशा है जो खुमारी चढ़ रही है उसके ऊपर। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं। तो यहाँ से सवाल बहुत अच्छा बन सकता है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं। यह किस चीज़ को देखकर दीपा को भ्रम हो जाता है? तो किसको? रजनीगंधा के फूलों को देखते हुए। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से ऐसे भी सवाल बन सकता है क्या? सहला रही है, दुलरा रही है और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ, शर्मा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। आगे देखिए। मैं जानती हूँ संजय का मन निश्चित को लेकर जब जब सशंकित हो उठता है, निश्चित के बारे में सोचकर उस शंका से घिर जाता है। पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निश्चित से जो नफरत करती हूँ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी याद मात्र से मेरा मन है जो घृणा से है, जो भर उठता है। तो किसकी याद मात्र से? यहाँ पर दीपा का मन है जो घृणा से भर उठता है, तो निश्चित की याद मात्र से। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये भी। ठीक है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन होता है। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। प्रेम नहीं, आकर्षण होता है वो। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने से अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, कोई और मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही तो ये 18 साल वाला प्यार किससे? निश्चित से। इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निश्चित को भूल गई। संजय जैसे इधर मिला वो निश्चित को भूल जाती है। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय कि जब जब निश्चित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है, मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है। पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त है जो नहीं है। वो सोचता है कि निश्चित अभी भी इसके हृदय के किसी कोने में है जो बैठा है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य की, मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र क्या है? संजय है। ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं, और हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी है जो हो गया है। आगे देखिए। पर मैं संजय को समझाऊं कैसे ये सब बातें? कैसे उसे समझाऊं कि निश्चित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दहेजो दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, नीच कहीं का, ये किसके लिए शब्द प्रयोग किए गए? बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। नीच कहीं का किसके लिए? निश्चित के लिए। मैं उसे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय,
ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात भी होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। कब जाना? परसों। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से है जो छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच में बड़ा डर लग रहा है। ये कहती मैं अकेली कमरा लेकर रहती हूँ, अकेली घूमती फिरती हूँ तो संजय सोचता है कि बड़ी हिम्मत है मुझ पर, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हिम्मत वाली बात नहीं है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक है ये। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को जो छिन्न भिन्न कर देता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, वो डर है जो सारे सपने बिखेर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। भीड़ देख के और वो डर जाती है, कितने लोग। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं पूरी तरह चौंक जाती हूँ कि किसने स्पर्श किया है। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। माफ करें, पीछे देखती हूँ तो क्या, इरा खड़ी है। तो हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। तो किसके हाथ के स्पर्श से है जो ये चौंक जाती है? इरा के। सवाल अच्छा बन सकता है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ऑफ, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी है जो कैसे पहुंचूंगी मैं। तू तो आई नहीं यहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे घर पे पहुंचूंगी कैसे, तू तो यहाँ दिखी नहीं। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। हम कौन? इरा और ये। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती। इरा मुझे उसी पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मय से उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सा विराटता का आभास होता है, बड़े का व्यापकता का आभास होता है। और इस सब के बीच में जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर है जो आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरें तो कोई बात भी है, तू और डर कि तुझे और डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, इरा का कथन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा बन सकता है सवाल। अरे सब ठीक हो जाएगा, किसका कथन? इरा का। कि तू और डर कि तुझे डर लगता है। अगर मेरे जैसे कोई डरे तो भी कोई बात, जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू से डरेगी? जिसने अपना सारा कैरियर भले अपने आप बनाया, किसने? जो यहाँ पर आई दीपा, उसने। फिर कुछ देर ठहर कर कहती, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी यूँ ही पत्र है जो लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। भाई वाले भाभी वाले पे इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव है जो कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। आगे देखिए। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित है जो दिखाई देता है।
मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, वह हमारी मेज़ पर यह जो आप पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। कब आई? निशित का कथन। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। ये क्या शौक चल रहा है, या उसका रंग श्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी जो बच्चा था, और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। तो कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक पैदल चलता कौन साथ आता है? निशित। ध्यान में रखना, इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का जो वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूँ मिलना न चाहकर भी जिसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा है जो छिपाए बैठा है। मुझे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे, मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा कहीं से। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो, उसे अपनी इच्छा से। ये सब है जो किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह क्यों नहीं मैं उसे पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। जब वह मेज़ के पास खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानते नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उसे नफ़रत करती हूँ। उसे किससे? निशित से। अच्छा है आए कल, मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी है जो माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता हूँ? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही। बताओ मैं क्या करूँ? नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान नहीं था, पता नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर यह तो 300 का जॉब है। निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। आखिर क्यों, किस लिए? कल मैंने सोचा था कि मैं अपने व्यवहार की रूखाई से स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता नहीं। वह कौन? अपने संजय महोदय के लिए आया है। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कड़वा नहीं बोल सकती कि जाओ यहाँ से, नहीं देखना तुम्हें। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस है जो नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी न कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमते रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की, सिर्फ काम की बात की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयासों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, ज़रूरी है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में है जो बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार के यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। यंत्र चालित से मतलब बिल्कुल जबरदस्त यंत्र की तरह मेरे हाथ जुड़ जाते हैं।
और वह लौट पड़ता और मैं ठगी सी है जो देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे कलकत्ता की बात हो रही, आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे मैं नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा है जो लगने लगा था। यहाँ सब स्त्री मन की जो स्त्री मनोविज्ञान वो जागृत होता है। पहले उधर प्रेम अब इधर प्रेम। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कौन? निशित। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन है जो सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे जो संजय की बात है जो बता दूंगी। आज तो इस खुशी में है जो पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इराकी और जो देखती हूँ वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगा पार्टी के लिए। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन है जो करती हूँ, श्रृंगार संयोजन करती है और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए ये सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं है? जिसको छोड़ दिया था, बिल्कुल दिमाग से निकाल गया था, उसके लिए इतनी क्या कौन सी प्रेम झलक रहा है? अपने आप से डांट रही है वो। सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती है। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। ये सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात, ये हमेशा चुप रहने वाला बात आज बोला है तो ऐसा कि इस साड़ी में बहुत मस्त लग रही हो। मुझे ऐसी बातें सुनने में की ज़रा भी आदत नहीं है। संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और ये बिना अधिकार ऐसी बात करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में प्रसन्नता के साथ सेहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं कि पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना मैंने। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ये देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से है जो नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच में ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बिन अनवांटेड बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसे नहीं कह पाती हूँ, नहीं डांट पाती हूँ। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टैक्सी वाले को आदेश देता है क्या कि स्काई रूम चलना है? स्काई रूम कौन कहता है? निशित। टुन की घंटी के साथ मीटर है जो डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है, मतलब तेज सरपट दौड़ती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श नहीं हो, टच नहीं हो हम। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। ये स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से है जो भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे है जो खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है।
इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों में लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निश्चित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है मुझे लगता है कि उतनी द्रुत गति से भी मैं भी बही जा रही हूँ। मेरा हृदय भी बह रहा है अनुचित अवांछित दिशाओं के जो ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है अचानक से कि ये मैं क्या सोच रही थी। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का है जो फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निश्चित मेरे साथ कोई बदतमीजी है जो कर रहा हूँ। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी। टैक्सी वाला कहता कि इधर से थोड़ी उतरना चाहिए। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, मतलब इधर से थोड़ी उतरना चाहिए। ये किसका कथन है? टैक्सी वाले का। ध्यान में रखना, पहली बार आया है तो पूछा जा सकता है ये कथन परीक्षा में। मुझे अपनी गलती का भान होता है, पता चलता है उधर निश्चित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और मुझे जो कोई पकड़ नहीं ले। क्या सचमुच में मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उसके अधिक मन की हलचल में अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। बाहर के और उसके मन की हलचल में खुद को खोया खोया सा, उसके अंदर डूबा हुआ सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा, कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निश्चित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से जो लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आए कि न आए। यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में किसी का नहीं है। उस बात को 3 साल पहले जो घटना घटी थी, एक दूसरे को छोड़कर निकले थे, वो बात करने का साहस शायद दोनों में किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूं। और मुझे क्या पड़ी है, मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ मशीन की तरह। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रो पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता। मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं कह सकूँगी ऐसा? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को है जो भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सागे है जो तैरने लगता है। पर यह क्या ऐसा है? अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र से स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के यह क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। पहले संजय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, अब यहाँ आकर वापस निश्चित से है जो इसका मन जुड़ने लगा है। किसका? दीपा का। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने पीने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा ये विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है मुझसे तो विरोध भी है जो नहीं किया जाता कि नहीं मैं दे दूंगी, तुम्हें नहीं देना। मुझसे तो ये भी नहीं होता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी
निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता, कुछ कहता नहीं। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं है जो आ खड़ा होता है। यानी कि अब आज क्या है, खोपड़ी में निश्चित आने लग गए हैं साहब। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी, कुछ भी है जो नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक ले गया, झील के यहाँ लेक के यहाँ पर ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। बहुत कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर है जो पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? निश्चित कहता है, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। वो जानना चाहता है कि मेरी क्या प्लानिंग, उसके बाद में ये शायद है जो कुछ कहेगा। कुछ नहीं जाने क्यों मैं ये कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है, बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो है जो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल छल आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर करुण याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पागल हो गई है ये। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के मितभाषी हो, मतलब कम बोलने वाले जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। तो निम्न में से मितभाषी है संजय, निशित, ईरा या फिर दीपा? तो बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, निशित महोदय अपने जो है मितभाषी है जो उनको कहा गया है। पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत और मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साज मुझमें नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से जो नफरत नहीं करनी पड़े। लगता है आधी रात से भी अधिक है जो ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठा कर ये चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उसे जो भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर वो निश्चित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ है जो बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ सा लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे ऑफ करने है जो यहाँ पर आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई है। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है? बिस्तर फैला लिया? निश्चित पूछता है ये सब। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ आता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते में उसकी आंखों में विचित्र सी छाया देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मत रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर देता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है, कि आज भीड़ नहीं है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर मेरी नज़र बार बार घड़ी पर यह जो जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कहीं उस पर दया आती है तो कहीं खींच भी आती है।
गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती है, ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। वो कहता है कि ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे है जो प्लेटफार्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना कि जाते पहुँच जाओ तो बता देना मुझे। जैसे मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा, अगर तुम्हारी नौकरी इधर फिक्स हो जाते। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम से हर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई, निश्चित सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। उधर संजय को बोल रही थी कि तुम्हारी हूँ, इधर निश्चित पे आकर इसको तुम्हारी हूँ। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते चलते निश्चित को देखते भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते हुए हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छल चलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई पड़ती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निश्चित के हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है ये दैत्यकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, मन देखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई हूँ, धोखा देती आई हूँ, अपने को छलती आई हूँ, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से है जो मिलकर हुआ। शायद याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे, पर मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था। आज वह भ्रम के छलना के सारे जाल है जो छिन छिन हो गए। मैं आज भी निशित को है जो प्यार करती हूँ, और ये जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस मैं कैसे करूं? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे जैसे सब कुछ ये जो स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा तो देखिए, संजय ने दीपा को कब सहारा दिया? अपने पिता और निशित को जब वो खोकर टूट चुकी थी तब। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया था, जिंदा किया था, सपोर्ट किया था। मुझे मेरा मुरझाया मरा हुआ मन जो हरा हो उठा था, मैं कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेशुद्ध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों यानी गले लगने और चुंबनों के बीच भी कितनी बार तुमने मुझे चूमा, एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध है जो बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। यहाँ पर तुम्हें किसके लिए आया है? तुम्हें आया है यहाँ पर संजय के लिए आया है। तुम पूरक थे, तुम यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भी संजय। बहुत अच्छा सवाल है जो बन जाएगा साहब यहाँ से, ठीक है। मुझे माफ़ कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही, पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र है जो होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कह सकूंगी। ये सब क्या मैं कह भी सकूंगी उसे, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल है जो धोखा मैं नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करते रहूं। छी, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे है जो
कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ और तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा है जो मुरझाए गए हैं। कुछ फूल झरकर ज़मीन पर इधर उधर भी है जो बिखर गए हैं। आगे आगे बढ़ती हूँ तो ज़मीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्थर था, दीपा। संजय का पत्र था और खोलता है तो लिखा हुआ होता है पत्र में, दीपा तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी जब तक वो आएगा कटक से। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ये भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में मैं उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर है जो सो जाती हूँ। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन हो गया है। मैं तो कल ही उसके पत्र की रात देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई है। जाने कैसा सुना सुना अनमना सा लगता रहा सारा दिन। किसी भी काम में तो जी नहीं लगा। मतलब पत्र नहीं आया उसका, निशित का। क्यों नहीं लौटती? पहले संजय का वेट करती थी, अब निशित के पत्र का वेट कर रही है। क्यों नहीं लौटती? डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में माफ़ करें, मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी के नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर बिना किसी उद्देश्य के कमरे में मैं लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज़ ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर है जो ले आती हूँ। शाम को धुंधल का मन के बोझ को और बोझ है जो बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं ही नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य से चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। इरा कहती है कि नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। पत्र में लिखती है, इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। ये खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान। नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर पलों को भ्रम कैसे मान लूँ, उसका जहाँ मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे पल, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक है जो रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है और मैं उसे देखती हूँ। संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे हरे पर्दे, ये हरी हरी बुक रेक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा ये पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। सालगिरह पर क्या दिया था? पेन ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेट कर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है, मैं पीछे बताना आपको भूल गया। जब निश्चित से वो मिलती है तो कौन सी साड़ी पहनती है कलकत्ता में जाकर? वहाँ पर नीले कलर वाली। ध्यान में उस जल की ओर देखते हुए निश्चित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ नहीं कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे
धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वो कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओहो, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा। पहले संजय का पत्र था, अब निशित का पत्र है कि प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, ये जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया था कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी तुम्हें। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर कभी लिखूँगा। शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आँखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शुभेच्छु निशित से पहले निशित के खत में क्या था। आखिर के शब्द शेष फिर थे। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी। क्या लिखेगा वह? क्या वह लिखेगा दीप? मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे है जो इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन आ गया है ये। वह आगे बढ़ता है। मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त से दौड़कर उसे है जो लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर है जो टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर है जो छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श है जो महसूस करती हूँ। चुम्बन लेता हुआ माथे पर। और मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण है जो सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था जो निशित के यहाँ पर गुजारा था। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। एक दूसरे को वो आलिंगन करके चूमने हैं जो लग जाते हैं। तो ये स्त्री मन का मनोविज्ञान, दोनों मन के अंदर जो ऊहापोह है निशित को लेकर, संजय को लेकर, दीपा के मन में, ये सारा का सारा है जो इसमें सिस्टम चलता है। तो पात्र देखिए, इसमें ईरा आई थी, निशित आया, संजय आया, दीपा आया और एक जगह वहाँ पर वो रिक्शे वाला, टैक्सी वाला आया था। तो ये थी कहानी। कहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, कौन से कथन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने बताया। और आने वाले समय में इसके सवाल और बनाएंगे तो और कथन है जो आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। बताना है कि मुझे पता चले कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया, समझाया गया, अच्छा लग रहा है। कमेंट करके भी बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। पीडीएफ जल्दी मैं तीनों कहानियों की टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का नाम अपने कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6000 से अधिक लोग जुड़े हुए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।